हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये पेपर 2023 और 24 ईयर में कंडक्ट हुआ था और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर रहने वाला है, मिड टर्म। ठीक है। और मैं कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा और इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और इसकी मार्किंग स्कीम मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम से पहले। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना जो है इसमें सांख्यिकी नहीं है? तो हमें 4 सूचनाएं दी गई हैं और पूछ रहा है कि कौन सी इसमें से सांख्यिकी नहीं है। तो ऑप्शन सी सांख्यिकी नहीं है। ठीक है। एकांश के जेब में 500 रुपये। ठीक है। सांख्यिकी कौन सी चीज़ें होती हैं? जो हमें कोई सूचना प्रदान करे, इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है। वह चीज़ें सांख्यिकी होती हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रही है तो वो सांख्यिकी नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि ये कोई किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप ऊपर की स्टेटमेंट देखोगे तो ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन आ गई कि इंडिया 7 विकेट से मैच जीत गई, तो ये क्या है? एक सूचना है। तो ये क्या है? सांख्यिकी है। लेकिन ऑप्शन सी सांख्यिकी नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कथन पढ़ के बताना है कि सही है या गलत है। ठीक है। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से अभिप्राय उद्गम के स्रोत से आंकड़ों के संकलन से है। तो राइट है ये भी। प्राथमिक आंकड़े सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित प्रत्यक्ष मात्रात्मक सूचना प्रदान करते हैं। तो दोनों सही हैं। ठीक है। तो कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट रहने वाला है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, धन, श्रम तथा समय की दृष्टि से निम्न में से कौन सी विधि आंकड़े इकट्ठा करने में सर्वाधिक खर्चीली है? ठीक है। तो 4 विधियां दी गई हैं, टेलीफोन, प्रश्नावली, प्रत्यक्ष अनुसंधान और संवाददाता वाले। ठीक है। तो इनमें से कौन सी खर्चीली है? तो ऑप्शन सी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान वाली विधि बहुत खर्चीली है। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा धन लगेगा, श्रम लगेगा, समय लगेगा। लोगों के पास जा जाके पर्सनली हमें इकट्ठा करने पड़ते हैं। ठीक है। ये विधि बहुत ही खर्चीली समझ लीजिए इसे। तो इसे बहुत ही कम प्रेफर किया जाता है और ज़्यादातर पर्सनावली टेलीफोन वाली विधि यूज की जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जनगणना विधि का है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहने वाला है, अनुसंधान में शुद्धता एवं विश्वसनीयता। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। अभिकथन, 11वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 1, 2, 3, 10, 15 या 25 हो सकती है, करेक्ट है। लेकिन 1.5, ठीक है, इस प्रकार से नहीं हो सकती। ये एक विविक्त चर है। ठीक है। ये तो करेक्ट है अभिकथन। ठीक है। किसी भी क्लास में कोई भी विद्यार्थी है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 25 हो सकता है। लेकिन वो 1.5 नहीं हो सकता, 2, 2.5 नहीं हो सकता, 2.75, 2.25 ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। तो कंप्लीट होगा। लेकिन ये चीज़ें क्या है? विविक्त चर में है, तो ये राइट रहने वाला है। ठीक है। विविक्त चर वह चर है जिनके मूल्य मूल्य 1 या पूर्णांक के रूप में बढ़ जाते हैं लेकिन निरंतर नहीं बढ़ते। ठीक है। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 3 में कंप्लीट कराया है टॉपिक, तो क्वेश्चन वहीं से बना है। ठीक है। तो ऑप्शन का सही रहने वाला है। ठीक है। दोनों कारण और कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत नौकरी पेशा परिवार के व्यय को निम्न वृत्त चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। तो कोई परिवार है, उसके जितना भी व्यय है, खर्चा है, खर्चा पानी, यानी कि पढ़ाई में, भोजन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आवास में, ठीक है, लगा है, तो उन्हीं का व्यय ये पाई चित्र में हमें दिया गया है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त वृत्त चित्र में भोजन तथा आवास के लिए प्रदर्शित कौन होंगे? तो ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला है। ठीक है। 151 और 64.8 ये करेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है। जो 151.2 है ये भोजन को दर्शाएगा और 64.8 आवास को दर्शाएगा। ठीक है। पहले जो परसेंट दिए रहते, परसेंट को हमें उसमें क्या बोलते हैं, एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब इसका आंसर पता चलेगा। ठीक है। किसी भी परसेंट को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ईजी रहता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों को पढ़िए ध्यानपूर्वक। दंड आरेख वह आरेख है जिसमें आंकड़ों को दंडों या लाइनों के रूप में प्रकट किया जाता है। ठीक है। ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, दंडों की चौड़ाई अलग अलग होती है परंतु ऊंचाई एक जैसी रहती है। ये वाला गलत है। ठीक है। दंडों की चौड़ाई जो है, वो चौड़ाई तो एक जैसी होती है। ठीक है। अगर आपने पाई ओ बार ग्राफ बनाया होगा, उसमें चौड़ाई सबकी एक होती है, एक ही चौड़ाई होती है, लेकिन उसमें लंबाई अलग अलग रहती है। कोई ज़्यादा
लंबा है, कोई ज़्यादा नीचे है, ठीक है। तो ये जो कथन दो है ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन का हमारा सही रहने वाला है, कथन पहला सही है और दूसरा कथन असत्य है, ठीक है। क्योंकि बार ग्राफ में जो दंड होते हैं उनकी चौड़ाई तो निर्धारित रहती है लेकिन ऊंचाई नहीं रहती, लेकिन इसमें तो उल्टा ही लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, से कम संचयी आवृत्ति वक्र किस आकार का होता है? ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरण के द्वारा आलेखी रूप में निम्न जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये है माध्यिका, ठीक है। तो ऑप्शन का सही आंसर रहने वाला है हमारा, ठीक है। आइए अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें कोई श्रृंखला दी गई है, ठीक है, और उसका बहुलक 8 है और कोई कारण है। बहुलक किसी श्रृंखला के उस मूल्य को कहते हैं जो श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, ठीक है। कोई श्रृंखला दी गई है, जो चीज़ इसमें ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड रहेगी वही हमारा बहुलक है। तो इसमें बहुलक 8 दिया गया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 8 रिपीटेड है या नहीं। तो देखते हैं, इसमें 8 इसमें 2 बार है, 5 भी 2 बार है, ठीक है। और 5 5 इसमें 1 2 3 4 5 5 इसमें 5 बार है, तो बहुलक इसका 8 नहीं होगा। तो अभी कथन गलत है हमारा, लेकिन कारण सही है, ठीक है। तो ऑप्शन घा हमारा सही रहने वाला है, ठीक है। यानी कि अभी कथन गलत है, बहुलक इसका 5 होगा, इसमें 8 दिया गया है और इसका कारण सही है। कारण में क्या बताया गया है कि बहुलक हम उसको कहते हैं जो किसी भी श्रृंखला में बार बार रिपीटेड हो, लेकिन इसमें 5 रिपीट हुआ है और लेकिन आंसर 8 दिया गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 9th क्वेश्चन, विभिन्न मूल्यों के समांतर माध्य से विचलनों का योग होता है तो शून्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। कोई हमें श्रृंखला दी गई है 5 9 10 6 4 17 23 3 तथा 11 की, ठीक है। और इसमें हमें माध्यिका पूछा गया, तो माध्यिका 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एमसीक्यू खत्म होते हैं, अब हमें रिटर्न वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो 10 पहली बुक से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं और 10 दूसरी बुक से आते हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स का एमसीक्यू ही रहता है, ठीक है। तो आइए 11th क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्माता आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों के निर्माण के लिए सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। ये करेक्ट है, ठीक है। कोई भी नीति बनती है तो उसमें सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हम नीति क्यों बनाते हैं? किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, जैसे बेरोजगारी है, ठीक है, गरीबी है, इनका हमें निवारण करना है, ठीक है, इनको समाधान देना है। तो नीति निर्माता क्या करेगा? वो पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, ठीक है, स्टेट वाइज, ठीक है, कंट्री वाइज, फिर उसके ऊपर अपनी नीति बनाएगा, ठीक है। तो सांख्यिकी इंपॉर्टेंट रहती है। किसी भी फील्ड में कोई भी नीति पॉलिसी बनती है तो उसमें सांख्यिकी की इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है। नीति कब बनाते हैं? जब कोई समस्या होती है। समस्या का समाधान हमें सांख्यिकी द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अगर सांख्यिकी ना होती तो इकोनॉमिक्स में समस्या का समाधान करने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। शायद हम इकोनॉमिक्स को ईजिली पढ़ भी नहीं पाते अगर सांख्यिकी ना हो तो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। और 12th क्वेश्चन आप हमें बताना माध्यिका सारणी क्या है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट करते हैं। और न्यूमेरिकल्स मैं टेलीग्राम पे दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। 13th क्वेश्चन, द्वितीयक आंकड़े क्या हैं? द्वितीयक आंकड़े होते हैं जो हम खुद नहीं बल्कि किसी और अन्य स्रोत द्वारा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। हम स्वयं नहीं जाते, ठीक है, फर्स्ट सोर्सेज नहीं होते, वो सेकेंडली सोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी न्यूज़पेपर से कोई आंकड़े इकट्ठा कर लिए, किसी टीवी चैनल से आंकड़े इकट्ठा कर लिए, किसी वेबसाइट से आंकड़े इकट्ठा कर लिए, क्या है? द्वितीयक स्रोत है, ठीक है। द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के 3 स्रोत बताइए, ठीक है। तो सरकारी प्रकाशन हो गया, अर्ध सरकारी प्रकाशन हो गया, पत्रिकाएं हो गई, ठीक है, टीवी न्यूज़ चैनल हो गए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें द्वितीयक आंकड़े प्रदान कराती हैं। आजकल लोग द्वितीयक आंकड़े पर ही ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो कोई बहुत कम ही लोग हैं जो प्राथमिक आंकड़ों पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन चिन्ह से क्या आशय है, ठीक है। मिलन चिन्ह जो हम बनाते हैं, टैली लाइन खींचते हैं, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ।
जब हम चार कोई लाइन खींच देते हैं तो जब उस पर हम पांचवी लाइन खींचते हैं टैली बनाने के लिए, ये जो पांचवी लाइन है इसी को मिलान चिन्ह कहते हैं, बस सिंपल और कुछ नहीं है। ठीक है, जो ये लाइन हमें काट रही है, देखिए काट रही है, जो चारों रेखाओं को लाइन काटती है इसी को ही मिलान चिन्ह कहते हैं, बस सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, समांतर माध्य से क्या आशय और इसके कोई 3 गुणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। ठीक है, केंद्र प्रवृत्ति की माप, मैंने आपको बताया यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है थ्योरी वाला। ठीक है, इस बार ये पूछा है, अगली बार बहुलक पूछ सकता है, उसके कोई 3 गुण और अवगुण। ठीक है, बहुलक, माध्य, माध्यिका, ये 3 चीज़ों पर आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक, ताकि आप क्वेश्चन इजीली टैकल कर पाओ। ठीक है, ये कंफर्म है 4 मार्क्स में आने ही आने हैं। ठीक है, तो रेडी करके जाना। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, समांतर माध्य केंद्र प्रवृत्ति माप का बहुत ही सरल माप है। ठीक है, इसको करने में बहुत ही आसान है और इजीली हो जाता है और कम समय लगता है। ठीक है, और अगर आप किसी और विधि से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, और इसके गुण क्या हैं, ये गणना की दृष्टि से अत्यंत सरल है। ठीक है, और इसमें सभी मूल्यों को आधारित रहते हैं। ठीक है, यानी कि सभी मूल्य इसमें शामिल रहते हैं। कोई हमें जैसे श्रेणी दी गई है, ठीक है, 10 मूल्य है उसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक श्रेणी है, 10 मूल्य हैं। ठीक है, हमें इसमें माध्य निकालना रहेगा तो हमें सारे मदों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कोई एक मद भी यानी कि कोई एक पद भी हट गया तो हमारा माध्य नहीं निकल पाएगा। तो इसमें सभी मूल्य शामिल रहते हैं। ठीक है, और इसमें निश्चितता बहुत रहती है और इसमें मतलब श्योरिटी बहुत रहती है, यानी कि इसके गलत होने के चांस कम रहते हैं, यानी कि इसमें श्योर रहता है इसका आंसर कि एक करेक्ट ही रहने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि दिए गए आंकड़ों को वृत्त आरेख में बनाइए। ठीक, जैसे 5 हमें आंकड़े दिए गए हैं, वे दिए गए हैं। ठीक है, इन्हीं को हमें एंगल्स में शो करना है, यानी कि पाई चार्ट में। ठीक है, जो जितने भी परसेंटेज में हैं इनको पहले आपको एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 15 है, 15 को 3.6 से मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा वो एंगल बन जाएगा। ठीक है, सभी को 3.6 से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो एंगल आएगा उसको पाई चार्ट सर्कल में आपको दर्शा देना है, बस सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, बस परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्न आंकड़ों के लिए सामूहिकरण विधि द्वारा बहुलक की गणना कीजिए। ये टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन रह भी रहे हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा 2-3 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल्स भी रह रहे हैं। ठीक है, आप उसे ईजिली वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि किस मार्केट में सरकार टांग नहीं अड़ाती। ठीक है, तो ऑप्शन सी, मुक्त अर्थव्यवस्था में। ये पहले चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो मैंने पहला चैप्टर इस बुक का पब्लिश किया है और चैप्टर्स में नहीं कर पाया, लेकिन फाइनल एग्जाम तक मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहने वाला। मुक्त अर्थव्यवस्था क्या होती है, जो अपने मन से कार्य करे। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पर, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो। लेकिन नियंत्रित में सरकार हस्तक्षेप करती है। ठीक है, सरकार डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करती है, प्रोड्यूस करती है, घटाती बढ़ाती है। लेकिन मुक्त अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता। मुक्त अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई पर रहती है। और मिश्रित मिश्रित तो इन दोनों का जान लीजिए मिक्स्ड है, कुछ परसेंट इसका है, कुछ परसेंट इसका है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड इकॉनमी है जो हमारे इंडिया में है। अगर इंडिया में पूछ सकता है तो इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है इस वक्त। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, निम्न चित्र में उत्पादन संभावना वक्र ए बी के बिंदु पी से, ठीक है, पी से संभावना वक्र ए बी A1 B1 के बिंदु के ऊपर खिसकाव दर्शाता है। ठीक है, तो ये पी वाला है, खिसकाव इधर दर्शा दिया है। तो जब इधर खिसकाव होता है तो हमेशा संसाधनों में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन का इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, जब इधर कोई भी खिसकाव होता है तो संसाधनों में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, हमें निम्नलिखित कथन पढ़ने हैं और इनको ध्यानपूर्वक आंसर करना है। ठीक है, तो पहला कथन, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता है। तो ये करेक्ट है।
जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हमारा रहने वाला है, दोनों सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सूचना को ध्यानपूर्वक देखना और इनके आधार पर हमें आंसर देना है। बजट रेखा ढलान क्या है? तो 4/5 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और सही विकल्प बताना है। ठीक है, ये कारण और कथन वाला क्वेश्चन है। तो कथन है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, और कारण है इसका, प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। 23वां क्वेश्चन है, मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान क्या प्रकट करता है? कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध प्रकट करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन, फिर हमें कथन पढ़ने हैं दो और उनके बीच रिलेशन बताने हैं। ठीक है, कथन पहला है, जब वस्तु की मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे मांग कीमत लोच कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कथन है, जब वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन को उपभोक्ता की आय के संदर्भ में मापा जाता है तो उसे कुल व्यय विधि करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन का हमारा सही रहने वाला है, यानी कि पहला कथन जो है वो सत्य है और दूसरा असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन का हमारा सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत स्थिर लागत यानी कि AFC डैश के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला है, एक आयताकार अति प्राबल्य द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला है। 26वां क्वेश्चन, फिर हमें कथन और कारण पढ़ के विकल्प चयन करना है। ठीक है, तो कथन है, साधन के प्रतिफल की तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी सही है। ठीक है, कथन सही है। कारण देखते हैं, साधन के प्रतिफल की तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं और एक दूसरे की, लेकिन ये लोग व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन का इसका सही आंसर रहने वाला है, दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही है? तो घा हमारा एकदम करेक्ट रहने वाला है, TC = TFC + TVC। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। और इसके रिटर्न क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, यहाँ पे शायद मैं अटैच करना भूल गया, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसकी मार्किंग स्कीम और जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं और वीडियो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो क्वेश्चन मैंने भी इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो टोटल अच्छे खासे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और पेपर से पहले एक और मैं सैम्पल पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उसमें मैं फुल कवर करूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।